Good afternoon to all of you. नॉर्मली लोगों का पहला सवाल ये होता है कि नीलेश भाई मार्केट का बॉटम बन गया। छुट्टी के दिन पे आप लोग इतने सारे मार्केट के बारे में सुनने आए हैं, तो मार्केट का बॉटम पक्का नहीं बना है। एक यहाँ पे 2-4 बंदे होते और वो भी मुंह उल्टा करके बैठे होते तो 100% में कॉन्फिडेंस से कहता है कि मार्केट का बॉटम बन गया है। बट इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं, चांसेस कम है। थोड़ी पैसों की बातें करनी है, थोड़ी मार्केट की बातें करनी है। कई बार लोग कहते हैं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। आपके माँ बाप ने भी ये सब कहा होगा। जैसे अनूप ने बताया, मेरे पिताजी तो जल्दी चले गए थे, बट माँ ने भी यही सब कहा था। जब बड़ा होके मार्केट में आया तब पता चला माँ ने कितना गुमराह किया था। फिर मुझे मार्केट में एक गुरु मिल गए, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, उनका दुर्भाग्य है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, मगर ये कहने से पहले पैसा कमा लेना जरूरी है। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी डजंट मैटर, बट मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। एक मास्टर कार्ड की एडवर्टाइज भी आपने देखी होगी। वहाँ पे मतलब वो छोटी मोटी चीज़ें खरीदते रहते हैं। जेब में पैसा हो तो बहुत सारी मुश्किलें आसानी से मैनेज हो सकती हैं, और नहीं हो तो वो सारी मुश्किलें परेशानी बन जाती है। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अब आजकल जो पहला सवाल उठता है, SIP बंद करते क्या, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप फंड के अंदर। आप लोगों को भी क्लाइंट ये पूछते होंगे, और ये पूरे फसाद की जड़ है हम ही लोग। हमारे में से ही एक CIO ने कहा कि SIP बंद करिए। ऐसा नहीं है कि हम SIP बंद करने की बात करते हैं। मेरे जैसा बंदा तो ये भी बोला कि दुगना लगान देना पड़ेगा जब भी FPI खरीदने आएंगे। अब दोनों सच बोल रहे हैं। एक बोलता है बंद करो, दूसरा बोलता है इनडायरेक्टली खरीदो, बिकॉज जब गोरे खरीदने आएंगे दुगना दाम देंगे। हम दोनों सही हैं इस मुहावरे की तरह। एक मुहावरा कहता है साइलेंस इज गोल्डन, दूसरा कहता है अगर बेचना है तो चिल्लाओ। कौन सा सही है? All of them are true in their context. शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लो ड्रिवन है, न्यूज ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन है और ट्रम्प ड्रिवन है। लॉन्ग टर्म में न ट्रम्प मैटर करेगा, न कैश फ्लो मैटर करेंगे, न न्यूज मैटर करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल्स मैटर करेंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन की तरह है, कोई भी खड़ा रहेगा, जीत सकता है अगर वोट मिले। लॉन्ग टर्म में मार्केट वेइंग मशीन की तरह है, जितना वजन है उतना ही भाव दिखेगा। आप अपने क्लाइंट को ये बताना, जब भी वो पूछे SIP के बारे में। एक वॉरेन बफे है, इन्वेस्टमेंट के गुरु, उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दे कैरी लॉट्स ऑफ डेंजर। उनका खुद का अगर आप देखें पैसा बनाने का तरीका, तो वो तो डेरिवेटिव्स जम के यूज करते हैं। तो वॉरेन बफे क्या लोगों को गुमराह कर रहा है? उन्हें क्या जरूरत है? इतने पैसे बन चुके हैं और जितने बने हैं उससे ज़्यादा वो डोनेट कर रहे हैं, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे।
प्रॉब्लम यह है कि सचिन तेंदुलकर अगर एक प्रकार का शॉट खेले और फिर मुझे कहे कि ये ले बैट और खड़ा रह जा और मार देना इस तरह, तो मैं मार पाऊंगा? आंसर इज नो। इनफैक्ट एक उनके ही सहयोगी क्रिकेटर ने उनके बारे में बहुत अच्छा कहा था कि तेंदुलकर साहब हमें नेट में आके दिखाते थे इस बॉल को इस तरह खेलने का। उनको देख के लगता था ये तो बहुत आसान शॉट है। फिर जब पिच पे जाते थे और तेंदुलकर की तरह खेलने की कोशिश करते थे, शॉट मारने की कोशिश करते थे, अपनी विकेट उड़ जाती थी। तो जो तेंदुलकर के लिए आसान है वो बाकी सबके लिए शायद आसान नहीं हो। सो एसआईपी वो लोग बंद कर सकते हैं जो फंड मैनेजर की तरह मार्केट टाइमिंग कर सकते हैं, और फंड मैनेजर में भी सारे लोग मार्केट टाइमिंग नहीं कर सकते, बहुत कम लोग कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल निवेशक हैं तो एसआईपी चालू रखिए। ये फोटो देख के आपको क्या याद आता है? राइट ब्रदर्स पहली बार उन्होंने 4 माइल लंबी फ्लाइंग की। ये हुआ था 1903 में। 66 साल में आदमी ने इतनी बड़ी छलांग मार दी, सीधा चांद पे पहुंच गया। सिर्फ 66 इयर्स लगे। एसआईपी भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत इतनी छोटी है बट उसका मकाम चांद के पार हो सकता है। तो आपको अगर तेंदुलकर की तरह खेलना आता है तो बेझिझक एसआईपी बंद चालू करिए। बट अगर आप मेरे जैसे एक नॉर्मल निवेशक है तो एसआईपी चालू रखिए, आपको वो चांद पे लेके जाएगा, चांद तारे बीच बीच में दिखाता रहेगा। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो वो दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 15,921 रन किए, दूसरा कोई वहां तक पहुंचा नहीं है, और जिस तरह से T20 और वनडे चल रही है शायद पहुंचेगा भी नहीं। 100 बॉल वो खेलते थे तो 54 रन बनाते थे। 15,900 रन बनाने के लिए उन्होंने तकरीबन 31,000 से ज्यादा गेंद खेली। कोई ये कह सकता है कि क्या आप तेंदुलकर हैं, भगवान ने इतना उनको काबिलियत दी, इतनी मेहनत वो करते थे, इतने कमिटमेंट थे, हर बॉल को चौका छक्का मारना चाहिए, ये क्या एक एक दो दो रन लिए और विकेट भी गंवाई और कुछ तो बॉल रन ही नहीं किए। पर अगर तेंदुलकर हर बॉल पे चौका छक्का मारने जाते तो क्या वो तेंदुलकर बनते? तेंदुलकर के बैंक ऑपोजिट है शाहिद अफरीदी। उन्होंने 100 बॉल के अंदर 87 रन बनाए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन टेस्ट मैच। बॉल दिखती थी उसे पहले ही बल्ला घुमा देते थे। रन कितने बने? 1716। ज्यादा रन बनाने हैं तो पिच पे खड़ा रहना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, निवेश को समय देना पड़ेगा। ये जल्दी पैसा बनाने के लालच रन कम बनाएगी। तो एसआईपी चालू रखने में ही समझदारी है। इतिहास भी यही गवाह है कि आपने कब एसआईपी चालू की उससे आपके रिटर्न के ऊपर बहुत कम अंतर पड़ता है, लेकिन कितने समय तक एसआईपी चालू रखी उससे आपके रिटर्न पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। मार्केट के टॉप पे चालू करिए, बॉटम पे चालू करिए, कहीं पे करिए, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, बीच में मैदान मत छोड़ना। बीच में मैदान छोड़ के भाग गए तब पैसा नहीं बनेगा। दूसरा, आजकल एक नया दाव चला है कि हम लोग सब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पैसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आपके भी बहुत सारे कस्टमर आके ये बोलते होंगे।
जो कुछ समझदार कस्टमर है वो ऐसे रिपोर्ट भी लेके आ जाते हैं जिसमें कहा गया है कि सारे फंड मैनेजर निकम्मे हैं। तो सबसे पहला ये रिपोर्ट आया था तकरीबन 2005-2006 में, तब मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में काम करता था। वो रिपोर्ट देखा, बोला फंड मैनेजर्स आर अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स। रिपोर्ट देख के मैंने कुछ रिसर्च की, मुझे लगा ये रिपोर्ट बेकार है, तो मैंने उसके बाद उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। आज उस चीज को तकरीबन 20 साल हो गए। अगर 20 साल से मैं अपने कस्टमर को वैल्यू एड नहीं करता तो अनूप भाई मुझे यहाँ पे क्यों बुलाते, हमारी नौकरी क्यों रहती। मेरे कोई ऐसे बॉस नहीं है जो बोले कि नीलेश तू बहुत अच्छा आदमी इसलिए पैसा लेता जा, काम नहीं करेगा चलेगा। अनूप भाई आप भी ऐसे बॉस है? कोई चांस नहीं है। हर किसी को काम करना पड़ता है, वैल्यू दिखानी पड़ती है। हाँ, कोई समय ऐसा आएगा जब आप वैल्यू नहीं दिखा सकते, बट लॉन्ग टर्म में तो दिखानी पड़ेगी। ये 31 मार्च का हमारा परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड है। जितने भी इक्विटी फंड है उसमें रोलिंग रिटर्न के ऊपर बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा पैसा बना के दिया है। ये बाकी के हाइब्रिड फंड हैं, उसमें भी इंडेक्स से ज्यादा पैसा ही बना के दिया है। अब कोई कहेगा रोलिंग रिटर्न छोड़ दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इतिहास क्या था वो छोड़िए, वर्तमान की बात करिए। तो ये हमारा 31 मार्च का नंबर है। ज्यादातर फंड में ज्यादातर समय काल में हमने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है। ये सेम इक्विटी हाइब्रिड फंड है, सिमिलर आउटकम। ये एसआईपी के रिटर्न है, उसमें भी ज्यादातर फंड में बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा ही रिटर्न मिला है। तो ये तय बात है कि हम लोग इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। जब आप पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में निवेश करते हैं, आपको इंडेक्स से कम ही रिटर्न मिलेगा। बट आप जब एक्टिव फंड में निवेश करते हैं, फंड मैनेजर के साथ निवेश करते हैं, तो इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस टू सेल एक्टिव फंड्स। एक्टिव और पैसिव दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। पोर्टफोलियो में साथ में रहेगा तो महंगाई के रावण को आप हरा पाएंगे। अब मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रम्प साहब याद आते हैं, बिकॉज आजकल वो पूरी दुनिया और मार्केट को हिलाते रहते हैं। नाउ ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं, कार्टून बन रहे हैं कि ट्रम्प साहब अमेरिका को हिला देंगे। बट क्या वो गलत टारगेट कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका एक धीरे से नीचे गिरता हुआ देश था। जितना कमाते थे उससे ज्यादा खर्चा करते थे। जब आप कमाते ज्यादा कम है और खर्चा ज्यादा करते तो आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेटर बन चुका है। उनका डेट जितना है एब्सोल्यूट नंबर में, बाकी किसी देश का नहीं है। दूसरा, जितना बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उससे ज्यादा कंज्यूम करते थे। दैट मीन्स आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 इंडिया है। बट हम दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है। तीसरा,
डेट टू जीडीपी रेशो बोरोइंग कर करके बहुत ऊपर चला गया था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये तो आधा ही अकाउंट किया है, बाकी का आधा अभी तक बैलेंस शीट पे लिया नहीं है। तो ये सारी चीजें करेक्ट करनी जरूरी थी। एंड ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो इससे पहले बिल क्लिंटन ने अमेरिका में किया था। उनके शासनकाल में उन्होंने 4 लाख अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दी थी। 17% ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट वर्कफोर्स। आप में से कितने लोगों को यह मालूम था? बहुत कम लोगों को होगा, बिकॉज क्लिंटन साहब ने कभी यह अनाउंस ही नहीं किया। ट्रम्प साहब ढोल नगारा बजा रहे हैं। एंड इनफैक्ट क्लिंटन के समय काल में अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आई थी। तो इफेक्टिवली व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत बड़ी हिट मूवी थी, तो चलो उसको रीमेक करते हैं, नया वर्जन करते हैं। अब नए शाहरुख खान लेके आएंगे, नए काजोल लेके आएंगे, नए अमरीश पुरी लेके आएंगे, बट प्लॉट तो वही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डीडीएलजे के प्लॉट में ट्विस्ट कर दिया टैरिफ डाल के। अब उनको देख के ये मूवी में डायलॉग ऐसे याद आते हैं कि डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुबह वो यहाँ पे जाते हैं, शाम को वहाँ पे जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता। दूसरा, उनके बारे में गाना भी बहुत अच्छा लिखा था। तारीफ क्या करे उनकी, बिकॉज वो टैरिफ लगा देते हैं। मे भी उनके बारे में ये डायलॉग सबसे सूटेबल है कि मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। टैरिफ वॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट के प्लॉट में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तुलसीदास जी कह के गए थे, समृद्ध को नहीं दोष कुसाई। तो अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली देश है कि बिल्ली के गले में घंट चूहे कहां से पहना पाएंगे। दूसरा, आपने ये कहावत सुनी होगी कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। टैरिफ एक ऐसी चीज है जहां पे खरबूजा और छुरी दोनों कटते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन इतिहास में आज से पहले 2 बार उन्होंने टैरिफ इस तरह इंक्रीज की थी। पहली बार 1828 में, दूसरी बार 1930 में। दोनों रिसेशन में रिजल्ट हुई थी। अब 2025 में वो कहानी वापस आ रही है। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाए और दीदारे यार, ये हमारे जमाने की बहुत फ्लॉप मूवी थी। ये दोनों का कंबाइंड प्लॉट है। कौन सी मूवी चलेगी कौन सी रुकेगी कहना मुश्किल है। इनफैक्ट इसी चीज को अगर आप देखें तो ये अमेरिका का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बैलेंस है, सालों साल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई देश नहीं है जो इतनी इंपोर्ट करता है। डॉलर छापने के बावजूद उनकी करेंसी एक स्टेबल लेवल पे रही है। जनरली जब आप ज़्यादा पैसा छापते हैं तो वैल्यू कम होती है, बट अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है कि वैल्यू कम नहीं हुई। उसकी मिरर इमेज है चाइना, जिसका एक्सपोर्ट बढ़ता रहता है। जितना अमेरिका इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है। इसके बावजूद चाइनीज करेंसी अगर आप देखें
तो अमेरिकन करेंसी की तरह एकदम स्टेबल है। नॉर्मली जब आप इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करें तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए, बट उन्होंने ये करने नहीं दिया है। बहुत समय पहले जापान चाइना की तरह था, बहुत एक्सपोर्ट करते थे। उनकी करेंसी एक जमाने में 350 येन टू $1 थी। $1 देंगे 350 येन मिलेंगे। ओवर द इयर्स जैसे जैसे उनका एक्सपोर्ट बढ़ता गया, 80 येन टू $1 भाव हो गया। 80 येन टू $1 फ्रॉम 350 येन टू $1। ऐसा कोई चमत्कार चाइनीज करेंसी में देखने को नहीं मिला है। एंड जब जापान की करेंसी अप्रिशिएट हुई, जापान का ट्रेड सरप्लस डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया। तो शायद ट्रंप साहब चाइना को धक्का मार रहे हैं कि उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो और उनका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो थोड़ा कम हो जाए। प्रॉब्लम है कि ये मूवी चाइना ने भी देखी है, तो वो अपनी करेंसी को हिलने नहीं दे रहे हैं। एनीवे, आज नहीं तो कल ये टैरिफ वॉर खत्म होगा। क्यों? ट्रंप साहब तो 2 या 4 साल के मेहमान हैं, उनके बाद उनको तो व्हाइट हाउस खाली करना है। बट चाइना के शी जिनपिंग तो जिंदगी भर के लिए है और उनकी तबीयत भी अच्छी है, तो 10-15 साल तो मिनिमम रहेंगे। दूसरा, जब वॉल स्ट्रीट हिलता है तो 3-4 महीने में उसकी इम्पैक्ट मार्केट में मेन स्ट्रीट पे देखने को मिलती है। जैसे जैसे लोगों के जॉब्स जाएंगे, नौकरियां जाएगी, ग्रोथ कम होगा, ट्रंप साहब पे प्रेशर बढ़ेगा। एंड फाइनली टैरिफ की वजह से सप्लाई बदल सकती है और भाव बढ़ सकते हैं। कुछ दिन पहले एक अमेरिकन निवेशक आया था एक कॉन्फ्रेंस में, और अमेरिका के जो कॉन्सुलर जनरल है वो भी उसमें बैठे थे। ये निवेशक बोल रहा था कि भारत में आके मुझे ऑमलेट खाने को मिल रहा है, भारत में आके मुझे ऑमलेट खाने को मिल रहा है ना। कोई आके ये बोले कि भारत में आके मुझे हाफूस मैंगो मिल रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड। भाई ऑमलेट तो अंडे से बनता है, मैंगो से थोड़ी बनता है कि सिर्फ भारत में मिले। वो बंदे ने फिर समझाया कि आज अमेरिका में 12 अंडे की कीमत है $13। मोर इंपॉर्टेंटली $13 देने के बाद भी अंडे अवेलेबल नहीं है। तो बोलते अब मैंने अमेरिका में ऑमलेट खाना छोड़ दिया है, यहां पे खा रहा हूं। जिंदगी में कभी सोचा था कि अमेरिकन ऐसा बोलेगा? तो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से भाव, अवेलेबिलिटी सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जब ऑमलेट खाने को नहीं मिलेगी तो ट्रंप साहब पे प्रेशर तो पक्का बनेगा। तो आज नहीं तो कल ये टैरिफ वॉर खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म होगी, देरी से शायद नहीं हो। जब when bulls fight, the grass gets trampled। दुनिया में 2 बुल हैं, एक अमेरिका दूसरा चाइना। वो दोनों लड़ेंगे, पिटाई हमारी होगी। पंचतंत्र में आपने कहानी सुनी होगी, 2 बंदर की और एक बिल्ली की। बंदर को आपस में लड़ा के बिल्ली रोटी खा जाती है। नॉर्मली हम पंचतंत्र की कथा के बिल्ली थे, हमारी रोटी दूसरे खा जाते थे। इस बार मौका है कि हम पंचतंत्र की बिल्ली से बंदर बन जाएं और अमेरिका की रोटी भी ले ले और चाइना से भी रोटी ले ले।
आज तक हमने कभी किया नहीं है, हमेशा लोगों को दिया है। बट अब शायद बंदर से बिल्ली बन जाएंगे। हमारे लिए अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। जितना माल सामान हम अमेरिका में बेचते हैं, पूरे विश्व में और किसी देश को इतना नहीं बेचते। मोर इम्पॉर्टेंटली, हमारे पे जो ड्यूटी लगाई गई है वह बाकी देशों के सामने बहुत कम है। होपफुली इसका फायदा हमें मिलेगा। जरूरी इसके लिए है कि हम एक्सपोर्ट्स करना चालू कर दें। आज तक हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया। चाइना से हमारा एक्सपोर्ट 1/4 से कम है। इसको हम कैसे और बढ़ा सके, कैसे अमेरिका को ऑल एक्सपोर्ट्स कर सके, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स करने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए वर्कर्स चाहिए, जॉब्स चाहिए। आज की तारीख में प्राइवेट कैपेक्स है वो थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है। जैसे धोनी साहब आजकल T20 खेल रहा है, वैसे ही अपना प्राइवेट कैपेक्स है। होपफुली कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। एंड लुक एट चाइना। एक समय था वहाँ पे रियल एस्टेट में लोग ज़्यादा निवेश करते थे, और जैसे जैसे उन्हें लगा कि रियल एस्टेट में अब कोई खरीद नहीं रहा है, तो उन्होंने सारा दारोमदार फैक्ट्रीज लगाने के ऊपर लगा दिया। आज उनका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इतना कम हो गया है और फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया है। पूरी दुनिया की 1/3 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज की तारीख में चाइना में है, और इसीलिए वो मैन्युफैक्चरर टू दी वर्ल्ड बने हैं। इसीलिए अमेरिका उन्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट्रीज लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी या पावर। अपना फंक्शन आज इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है, बट हम जिस तेज गति से पावर कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी तेज गति से पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल पावर शॉर्टेज दिखेगी। लोगों को पावर कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो पावर शॉर्टेजेस अपनी फैक्ट्री को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। हमारे लिए एक बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी की। भारत में तकरीबन 80 लाख लोग बीपीओ सेक्टर से जुड़े हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें से बहुत सारे जॉब्स आने वाले कुछ साल में खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर्स, चैटबॉट्स, एआई टेक्नोलॉजी ये सारा काम करेगी। इनको हम कैसे ट्रेन करें? जब कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट के जॉब इररिलेवेंट हो गए, बट वही लोग अगर कंप्यूटर सीख गए तो उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमें अपने सारे टाइपिस्ट को कंप्यूटर सिखाना है, लोगों को एआई सिखाना है, ताकि हम इसका पूरा फायदा उठा सके। सॉफ्टवेयर, यहाँ पे करोड़ों लोग काम करते हैं। इस सेक्टर में भी एआई की इम्पैक्ट आ सकती है। अगेन, टाइपिस्ट बने रहना है या कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है। तीसरी चीज है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स भारत में आ रहे हैं, लेकिन अपने
उन बच्चों को कैसे तैयार करे ताकि आने वाले समय में भी वो उतने ही रिलेवेंट रहे। तो ये भी हमें मैनेज करना है। फाइनली इस वक्त हमारे पास 240 सीट की सरकार है, कोलिएशन सरकार है। कुछ चीजें देश के लिए जो जरूरी है वो कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इस प्रकार के जो बिल रूलिंग पार्टी के हैं वो कोलिएशन सरकार में तो नहीं आएंगे। एंड वो नहीं आए तो हमारी ग्रोथ रेट के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी पे निवेश है, डिजिटल इंडिया है, डिफेंस, 3 हमारे पड़ोसी ऐसे मिले हैं कि डिफेंस पे खर्चा करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, हाउसिंग रिलेटेड वर्क, प्रॉपर्टी राइट्स अंडर स्वामित्व स्कीम, ताकि वो मनी लेंडर से नहीं बट बैंक से कर्जा उठा सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाथ ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, जितना कमाए उससे थोड़ा ज्यादा खर्चा करे, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करे। ये सारी चीजें कोलिएशन सरकार कर रही है और उसकी वजह से भारत की ग्रोथ की रफ्तार 5-6-7% रहेगी। बारिश अच्छी है, ट्रम्प साहब का मूड अच्छा है तो 60% ग्रोथ। बारिश खराब हुई, ट्रम्प साहब नाराज हो गए तो 5% ग्रोथ। ये हमारी गाड़ी चलती रहेगी एंड दिस विल मेक इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कुछ चीजें हम इंडियन स्टाइल में करेंगे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। कई बार 1 कदम आगे 2 कदम पीछे कर देते हैं। असेट मोनेटाइजेशन, सरकार के पास असेट्स तो बहुत है बट उसे मोनेटाइज नहीं करते। अब सायन हाईवे से निकले तो बाजू में राष्ट्रीय केमिकल की फैक्ट्री दिखेगी। देखिए आपने, कितने बड़े शहर में फैक्ट्री मिडल ऑफ द सिटी होती है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से निकले तो एयरपोर्ट दिखता है। कितने शहर में एयरपोर्ट मिडल ऑफ द सिटी होता है। तो असेट सरकार के पास बहुत है लेकिन उसको हम मोनेटाइज नहीं कर पाते। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दूसरे देशों से निगोशिएट करते हैं बट फिर एक्सपोर्ट करना भूल जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि पुराने भारत में एक थुकदानी करके चीज होती थी? थुकदानी नाम सुना है? नहीं, आपने सुना होगा, आजकल के बच्चों की बात है। तो इट्स अ स्पिटून, उसमें आप स्पिट करते हैं। किसी ने देखी है थुकदानी? मुश्किल से। बट भारत में आज भी एक कानून है जो कहता है कि हर फैक्ट्री में स्पिटून्स होना जरूरी है, और अगर आपने स्पिटून्स नहीं रखे तो आपको जेल में लेके जाएंगे। अंग्रेज चले गए बट स्पिटून्स यहीं पे छोड़ के चले, रख के गए। तो ऐसे ऐसे हमने कानून बनाए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को दबा देते हैं, वह काम नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। अगर ये चीज हम ठीक से कर ले तो ग्रोथ रेट हो जाएगी 7-8-9%। We will grow faster than what we are growing today. कुछ चीजें ऐसी है जो मेजॉरिटी सरकार में नहीं हुई थी। लैंड रिफॉर्म, जमीन खरीदने जाओ दिन में तारे दिखेंगे। लेबर रिफॉर्म, फार्म रिफॉर्म, किसान प्रोटेक्टेड भी है और उन्हें परेशान भी किया जाता है। आप में से कितने लोग नवी मुंबई गए हैं? सब लोग ने गए होंगे, राइट?
वहाँ पे एक एपीएमसी करके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कभी अंदर गए? कभी जाना वहाँ पे? वहाँ पे आज भी जब भावताल होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो हाथ मिलाते हैं और उसके ऊपर रुमाल रखते हैं, ताकि किसी को पता ही नहीं चले किस भाव पे ट्रेडिंग हो रही है। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, सबको पता चले आलू टमाटर के भाव क्या है, या ऐसे छुप छुप के धंधा करना चाहिए। जो किसान अपना प्रोड्यूस नवी मुंबई तक लेके आता है, वो बेचारा ब्रिज क्रॉस करके मुंबई में आके नहीं बेच सकता, अगर भाव ज्यादा मिले तब भी। तो ये लैंड लेबर फार्म रिफॉर्म्स हम कर नहीं पाते बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट है। जुडिशियल रिफॉर्म तारीख पे तारीख चलती रहती है। 5 करोड़ केस पड़े हैं हमारी कोर्ट्स के अंदर, 100 साल लग जाते हैं कभी जजमेंट आते हुए। एयर इंडिया भारत की नेशनल एयरलाइन थी, उसे एस्टैब्लिश टाटा ने किया था। जब टाटा इस एयरलाइन को चलाते थे तो इतनी अच्छी चलाते थे कि लोग उसे पसंद करते थे। एमिरेट्स आज एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, लेकिन उनके सीईओ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार एयर इंडिया के बोइंग 777 में सवारी की, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एयरलाइन के प्यार में पड़ गया और मैंने अपनी करियर एयरलाइन में बना दी। इमेजिन करिए, एयर इंडिया के प्लेन में सफर करने वाला बच्चा इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने अपनी करियर ही एयरलाइन बना दी और एमिरेट्स जैसी इतनी बड़ी एयरलाइन खड़ी कर दी। आज कोई बच्चा एयर इंडिया में ट्रैवल करेगा तो वो जिंदगी भर शायद एयरलाइन पे बैठेगा नहीं। तो इतनी अच्छी एयरलाइन को जब सरकार ने हाथ में लिया तो वो बिगड़ गई। इतना लॉस किया कि उसमें 70,000 करोड़ रुपए हमें डालने पड़े। फाइनली जब ज्ञान हुआ कि अब इसको चलाना मुश्किल है और ज्यादा पैसा नहीं है देने के लिए, तो हमने जाके टाटास को वापस दे दिया। अब बेचारे लगे हुए हैं एयर इंडिया को चलाने में। यही एयर इंडिया अगर हम पहले बेच देते, जब कोई जेट एयरवेज नहीं थी, कोई इंडिगो नहीं थी, तो शायद बायर हमें 70,000 करोड़ देता। हमने उसे तब बेची जब वो डिजास्ट्रस हालत में थी। तो हम ऐसे डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते। फाइनली मार्केट हमें पुश करता है। पेंशन रिफॉर्म्स, हर किसी को गारंटेड पेंशन चाहिए, बट सबको गारंटेड पेंशन देने में गवर्नमेंट बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर कर ले तो भारत का ग्रोथ 10, 11, 12% भी हो सकता है। हम ये करते रहेंगे, इसलिए दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी रहेगी। ये सब नहीं करेंगे या धीरे से करेंगे, इसलिए इससे ऊपर जाना मुश्किल है। बट इंडिया के बारे में आप जो भी बोलो, ऑपोजिट भी सही है। हमारी ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे जब भी लोग आते हैं और वो बहुत इंडिया पे बेरिश हो, बहुत गाली दे, तो उसे हम खिड़की के पास लेके जाते और कहते, देख भाई यहाँ पे वो जियो सेंटर है, दुनिया की सबसे महंगी शादी है ना यहाँ पे हुई थी, तो इतनी गाली मत दे। कोई बहुत बुलिश हो जाता है इंडिया के ऊपर, हमसे ज्यादा बुलिश है, तो उसे जमीन पे भी लाते हैं, दूसरी खिड़की के पे ले जाते हैं, वहां से कहते देख भाई ये धारावी है, दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी हमारे यहाँ पे है। 1 किलोमीटर के अंतर पे दुनिया का सबसे महंगा शादी का स्थान है और दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है।
दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे बारे में आप जो भी बोलो, महाकुंभ तो करके दिखाया। आप में से कितने लोग कुंभ में गए थे और कैसा अनुभव रहा? बहुत परेशानी हुई? नहीं, मजा आया। 65 करोड़ लोग एक छोटी सी जगह में आए, ज्यादातर लोगों को खाना मिला, कोई चोरी चकाटी नहीं हुई, लाइनें लंबी थी, बट फिर भी लोग आसानी से आगे पीछे होते रहे। मेरा एक मित्र था जो ट्रैफिक में फंस गया था और उसकी फ्लाइट मिस होने वाली थी, तो उसने पुलिस हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, उन्होंने उसे किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, फ्लाइट ले ली, और फिर जब वो नीचे उतरा तो फ़ोन चालू किया, 7-8 मिस्ड कॉल थे, तो उसने वापस फ़ोन किया कि भाई कौन है जो इतना मेरे को आतुरता से फ़ोन कर रहा है? यूपी पुलिस वाले थे, चेक करने के लिए कि भाई आप फ्लाइट में चढ़ गए कि नहीं। मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी पुलिस इस तरह की सर्विस कर सकती है, बट हमारी आंखों के सामने हुआ। तो जितनी मेहनत, जितना प्रयत्न हमने महाकुंभ में लगाया, उतनी इकोनॉमी पे लगा दे तो अपनी मार्केट कभी गिर सकती है? एक जुडिशियल रिफॉर्म की बात की मैंने कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे जमाने में एक दामिनी करके मूवी आई थी, आप में से किसी को याद है? उसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गूगल सर्च करना, मजा आएगा। आज भी हिंदी फिल्म का हीरो वही डायलॉग रिपीट करता है। बट अब एक जुडिशियल कोड बदला गया है और जिसमें जजमेंट्स काफी तेजी से आ रहे हैं। लेट्स होप एंड प्रे 5 करोड़ केसेस का बर्डन भी कम हो जाए। एक और चीज है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। भारत में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत पिछड़े हैं, वहां पे गरीबी, भूख सब दिखता है। सरकार ने पिछले 5-10 सालों में यंग आईएएस ऑफिसर्स को वहां पे भेजा एंड पूरा जोर लगाया कि उनकी जो पैरामीटर्स है वह नेशनल एवरेज के आसपास आ जाए। 10 साल में इन 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में सोशल पैरामीटर्स नेशनल एवरेज के आसपास या ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट को भी हम नेशनल लेवल पे लेके आ सके। जो मेहनत यहाँ पे की वही मेहनत इकोनॉमी में करे तो अपनी इकोनॉमी तो चलेगी, और इकोनॉमी चलेगी तो पीछे मार्केट भी चलेगी। बट एज आई मेंशन, इंडिया के बारे में आप जितना सच बोलो उसका ऑपोजिट भी उतना ही सच है। एक जो बड़ी चैलेंज है हमारे लिए कि आजकल इलेक्शन जीतने के लिए लाडली बहना, लाडला भैया, लाडला बेटी, लाडला बेटा, ये स्कीम्स बहुत आने लगी हैं। जब इसमें आप 100 रुपया खर्चा करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट, ग्रोथ 90 रुपए के आसपास आता है। यही पैसा रोड बनाने में, पोर्ट बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, पावर प्लांट बनाने में लगा दे तो 100 रुपए के खर्चे पे 300 रुपए की मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगी। जितनी लाडली बहना, लाडला भाई स्कीम आएगी उतना खर्चा कम होगा, उतनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगी, उतना ग्रोथ कम होगा। तो कैसे वोटर्स क्या मिलता है वो देख के वोट नहीं करे, बट क्या जरूरी है वह देख के वोट करे, तो अपनी इकोनॉमी और अपनी गाड़ी चलती रहेगी। ओवरऑल
इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मार्केट में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो सही कंपनी में निवेश करेगा, फाइनली उसकी गाड़ी अपने मकाम पे पहुंच जाएगी। पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों का इतिहास यही गवाही देता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर पैसा बनाता है। 2 किस्से कहना चाहूँगा बिफोर वी डू क्वेश्चन आंसर। कोविड के समय में मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया था कि नीलेश भाई आप मेरे डॉक्टर साहब से बात करिए। डॉक्टर साहब को मैं पहली बार ज़िंदगी में फ़ोन पे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये रोज़ मार्केट गिरता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, तो आपके दोस्त ने फ़ोन किया था कुछ कंसल्टिंग के लिए, तो मैंने उसे कहा कि मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज़ सब बेच दे और एफडी कर दे, ये रोज़ की गिरावट देखी नहीं जाती। अब आप उनको क्या बोलो, पहली बार मिल रहे थे, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कोविड का समय था, अपनी जान का भरोसा नहीं था, मार्केट की गारंटी क्या देते। तो नॉर्मली ऐसे समय में बेस्ट है पतली गली से निकल जाओ। तो मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब एक काम करिए, 3 महीना कुछ मत करिए, तब तक कोई ना कोई दवाई निकल आएगी, उसके बाद देखते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, दोस्त को धक्का मार के सब कुछ बिकवा दिया, फिर एफडी करवा दी। 3-4 महीने बाद वापस फ़ोन आया, नीलेश भाई डॉक्टर साहब से ज़रा बात करना, उनको कॉन्फ्रेंस कॉल लेता हूँ। ठीक है भाई ले ले। मुझे लगा डॉक्टर साहब धन्यवाद करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मैंने उनको सही सलाह दी। वो बोले कि नीलेश भाई आपने बोला तो था, लेकिन मैंने तो एफडी करवा दी। अब एफडी में जो 3-4 साल में रिटर्न आने वाला है, उतना रिटर्न तो मार्केट ने 3-4 महीने में दे दिया, अब मैं क्या करूं। दिल से निकला कि डॉक्टर साहब चैन से सोइए, आपको पैसे थोड़ी बनाने थे, आपको तो सोना था, बट ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि साहब आप ये निवेश करते कैसे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पेशेंट आते थे, वो जो बोलते थे वो मैं लेता गया। अब दुनिया का कोई पेशेंट इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने डॉक्टर को चूना लगाए। मैं दुनिया भर को गलत टिप दे दूंगा, बट डॉक्टर साहब को थोड़ी दूंगा। हर पेशेंट चाहता था कि अपना डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा पैसा बनाए। सबने हाई रिस्क हाई रिटर्न रिकमेंडेशन कर दिए, किसी ने डॉक्टर साहब की रिस्क प्रोफाइल नहीं देखी। रिस्क पहले आ गया, रिटर्न नहीं आया। जो पोर्टफोलियो बेचा वो लेके बैठते तो आज बहुत ज़्यादा पैसा बनता। फाइनली मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप सारे पेशेंट को इग्नोर करिए, मैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अनूप भैया जैसा भेजता हूँ, आप उसकी सलाह के अनुसार निवेश करिए। अब खाली दिवाली पे हैप्पी दिवाली, दशहरा पे हैप्पी दशहरा के मैसेज आते हैं, दैट मीन्स वो चैन से सो रहे हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट ये किस्सा मैंने सुना है, मैं कभी इस महिला को मिला नहीं हूँ, उम्मीद है कि कभी न कभी मौका मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपने क्लाइंट का ये वाक्य कहा था। उनकी एक क्लाइंट है, महिला है, विडो थी, तकरीबन 70-75 साल की उम्र थी। कुछ पैसा उन्होंने कमाया था, कुछ इनहेरिटेंस में पति की मृत्यु के बाद मिला था, और वो पैसा उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाया था। जब कोविड के दरमियान मार्केट गिरा तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करके बोला बेटा ये सारा पैसा है ना इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दे। डिस्ट्रीब्यूटर डर गया, माँ जी इतना जोखिम लेना है,
उन्होंने जवाब दिया, बेटा जान का भरोसा नहीं, अब जोखम नहीं लूंगी तो कब लूंगी। सारा का सारा पैसा उन्होंने इक्विटी फंड्स में, बैलेंस फंड्स में शिफ्ट कर दिया। ऑब्वियसली आज उन्होंने 75 साल में जितने पैसे बनाए उससे 4-5 गुना पैसे बने हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने अपने 75 साल की उम्र से ज़्यादा पैसा बना दिया, बिकॉज सही समय पे उन्होंने सही जोखिम लिया। जब ऐसी बात करते हैं तो कुछ लोग ऑडियंस में खड़े हो जाते हैं कि नीलेश भाई ये उम्र में पैसे जरूरी है या रिश्ता जरूरी है? मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तो उन सारे लोगों के लिए एक आश्वासन है, 75 साल की उम्र में इनके पास जितने रिश्तेदार थे उससे आज उनके पास कहीं ज्यादा रिश्तेदार हैं।